प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम सिंधु या हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सिंधु सभ्यता के नामकरण, उसके काल निर्धारण, विस्तार, सिंधु सभ्यता के निर्माता, सिंधु सभ्यता के प्रमुख पुरास्थलों के बारे में जाना। आज हम इससे आगे देखेंगे, जिसमें है पहला नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रभावशाली विशेषता इसकी नगर योजना एवं जल निकास प्रणाली है। यह नगर योजना जाल पद्धति पर आधारित है। प्राप्त नगरों के अवशेषों से पूर्व और पश्चिम में दो टीले हैं। पूर्व दिशा में स्थित टीले पर नगर या फिर आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिलते हैं, जबकि पश्चिम के टीले पर गढ़ी या जिसको दुर्ग कहते हैं के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना एक समान थी, किंतु कालीबंगा में सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली न होने एवं कच्चे ईंटों के मकान बने होने के कारण यह एक दीनहीन बस्ती प्रतीत होती है। हड़प्पा कालीन नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी करने का उद्देश्य नगर की शत्रुओं के प्रबल आक्रमणों से रक्षा करना ही नहीं था, अपितु लुटेरों और पशु दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय थे। नगर नियोजन के अंतर्गत अगर हम सड़कों की बात करें, सड़क की बात करें तो सड़कें, गलियां एक निर्धारित योजना के अनुसार निर्मित की गई। मुख्य मार्ग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जाते हैं तथा सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई जाल से प्रतीत होती थी। कालीबंगा में निर्मित सड़कों एवं गलियों को एक समानुपातिक ढंग से बनाया गया था। सड़कें मिट्टी की बनी होती थी। अगर हम नालियों की बात करें नगर नियोजन के अंतर्गत, तो जल निकास प्रणाली सिंधु सभ्यता की एक अद्वितीय विशेषता थी, जो हमें अन्य किसी भी समकालीन सभ्यता में नहीं प्राप्त होती। नालियाँ जो है ईंटों या पत्थरों से ढकी होती थी और इनके निर्माण में मुख्यतः ईंटों और मोर्टार का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी चूने और जिप्सम का प्रयोग भी किया जाता था। घरों से जल निकासी मोरियों द्वारा होता था, जो मुख्य नालियों में गिरती थी। अगर हम ईंटों के आकार की बात करें तो सामान्यतः जो है ये एक निश्चित अनुपात में बने होते थे और अधिकांश ईंटें आयताकार थी, जिनकी लंबाई उनकी चौड़ाई की दोगुनी तथा ऊंचाई या मोटाई चौड़ाई की आधी थी। अर्थात जो है लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। और इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या अन्य प्रमुख नगर जो है पकाई गई ईंटों से बने थे, जबकि कालीबंगा व रंगपुर नगर कच्ची ईंटों के बने थे। हड़प्पा कालीन नगरों के जो भवन है उनको हम 3 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। एक आवासीय भवन मिले हैं, एक विशाल भवन और तीसरा जो है सार्वजनिक स्नान गृह और अन्नागार। मकानों का निर्माण सादगीपूर्ण किया गया था और उनमें एक रूपता थी।
सामान्यतः मकान छोटे होते थे जिनमें 4-5 कमरे होते थे। कुछ बड़े आकार के भवन भी मिले हैं जिनमें 30 कमरों तक बने होते थे तथा 2 मंजिली भवन का भी निर्माण हुआ था। अब हम हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता की व्यापकता एवं विकास को देखने से ऐसा लगता है कि यह सभ्यता किसी केंद्रीय शक्ति से संचालित होती थी। हड़प्पा कालीन अगर राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक स्वरूप के बारे में तो हमें कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन हड़प्पावासी व्यापार वाणिज्य की ओर अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शायद संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथ में था। ऐसे ही व्हीलर ने सिंधु प्रदेश के लोगों के शासन को मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन कहा है और उसमें धर्म की महत्ता को स्वीकार किया है। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। स्टुअर्ट पिगट के विचार में सिंध प्रदेश के शासन पर पुरोहित वर्ग का प्रभाव था। मैके के कथानुसार जो है मोहनजोदड़ो का शासन एक प्रतिनिधि शासक के हाथ में था। तो ये है कि जो हड़प्पा कालीन राजनीतिक व्यवस्था है उसके वास्तविक स्वरूप के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। सामाजिक व्यवस्था की अगर बात करें तो समाज की एक इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी और मातृ देवी की पूजा और मोहरों पर अंकित चित्र से यह परिलक्षित होता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। इसके अलावा भी नगर नियोजन, दुर्ग, मकानों के आकार, रूपरेखा, शवों के दफनाने के ढंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि सैंधव समाज अनेक वर्गों में पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुल्हाए एवं श्रमिकों में विभाजित रहा होगा। सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय अधिक थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वस्त्र सूती और ऊनी दोनों प्रकार के पहने जाते थे और आभूषणों का प्रयोग पुरुष और महिलाएं दोनों करते थे। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि प्रमुख साधन थे। धार्मिक उत्सव एवं समारोह भी समय समय पर धूमधाम से मनाए जाते थे। शवों की अंत्येष्टि संस्कार में भी 3 प्रकार के जो है शवोत्सर्ग के प्रमाण मिलते हैं। पूर्ण समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण शव को भूमि में दफना दिया जाता था। दूसरा एक आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षियों के खाने के बाद जो बचे हुए शेष भाग को भूमि में दफना दिया जाता था। और तीसरा प्रकार था दाह संस्कार, अग्नि में शव को जला दिया जाता। इसके बाद है आर्थिक जीवन। तो हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो सिंचित जो कृषि अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता, समृद्ध आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित था। कृषि जो है मुख्य तौर पे सिंधु घाटी के जो लोग हैं वो बाढ़ उतर जाने पर नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अप्रैल महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। हड़प्पाई लोग शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे और फसल काटने के लिए पत्थर के हाशियों का प्रयोग होता था।
यद्यपि सिंधु सभ्यता में कोई फावड़ा या फाल नहीं मिला है, परंतु कालीबंगा में जो है हड़प्पा पूर्वावस्था में हल रेखा से ज्ञात होता है कि हड़प्पा काल में राजस्थान के खेतों में हल जोते जाते थे। 9 प्रकार के फसलों की पहचान की गई है, विशेषकर चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई आदि। किंतु सिंधु सभ्यता के मुख्य खाद्यान्न गेहूं एवं जौ थे। संभवतः किसानों से राजस्व के रूप में अनाज लिया जाता था। लोथल के लोग 1800 ईसा पूर्व में भी चावल का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम कपास उत्पन्न करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था। हड़प्पाई लोग बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि पालते थे। गुजरात के सुरकोटदा नामक स्थल से घोड़े के अस्थिपंजर के जो अवशेष मिले हैं वो 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। इसके अलावा गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। ऐसी कोई मूर्ति नहीं मिली है जिस पर गाय की आकृति खुदी हो। हाँ, कुबड़ वाले सांड जो है इस संस्कृति में विशेष महत्व रखता था। अगर हम शिल्प और तकनीक की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोग पत्थर के अनेक प्रकार के औजार प्रयोग करते थे। तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तांबा जो है राजस्थान के खेतड़ी से, टिन अफगानिस्तान से, सोना चांदी भी संभवतः अफगानिस्तान से, तांबा रत्न दक्षिणी भारत से मंगाए जाते थे। इस काल में कुम्हार के चाक का भी खूब प्रचलन था और हड़प्पाई लोगों के मृत भांडों की अपनी खास एक विशेषता थी। वे भांडों को चिकने और चमकीले बनाते थे। मोहनजोदड़ो के किसी बर्तन पर लेख नहीं मिलता है, परंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं और हड़प्पा के कुछ बर्तनों पर मानव आकृतियां भी दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम व्यापार की बात करें तो सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था और इसकी पुष्टि जो है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों और ढेर सारी जो सील हैं, मृण मुद्राएं हैं, एक रूप लिपि है, मानकीकृत जो माप तोल के अस्तित्व से होती है। हड़प्पाई लोग व्यापार में धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। सारे आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा करते थे। इसके अलावा जो इनका स्थलीय व्यापार में अफगानिस्तान तथा ईरान और जलीय व्यापार में मकरान के नगरों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। बहरीन द्वीप के व्यापारी दोनों देशों के बीच बिचौलिया का काम करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर एक ठीकरे के ऊपर सुमेरियन ढंग की नाव के चित्र अंकित हैं। लोथल से फारस की मोहरें तथा कालीबंगा से बेलनाकारे मोहरे भी सिंधु सभ्यता के व्यापार के साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि बेलनाकारे मोहरे जो हैं वो मेसोपोटामिया